Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. My name is Akash Garg. I have secured All India Rank 5 in UPSC Civil Services Examination 2024. My optional subject was Sociology, and I am a BTech in Computer Science Engineering from Guru Gobind Singh Indraprasth University, and I graduated in 2022. तो guys ये मेरा second attempt था, and this was my first mains and my first interview. तो लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था, तो इस बात से बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइएगा कि यार आई एम नॉट एबल टू क्लियर इवन द बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन. तो जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन होगी आप वैसे वैसे हर स्टेप को क्लियर करते रहेंगे. तो जैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, तो डेफिनेटली आपका भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगा. तो बिल्कुल आप लगे रहिए जोश से अपने, कोई इशू नहीं है इस बारे में. तो बेसिकली जब मैं 2023 का प्रीलिम्स देने गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टैटिक पार्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ था. तो मतलब आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट आई शुड हैव बीन एबल टू इन द एग्जामिनेशन. तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न. एंड सेकंड रीज़न मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पे मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, तो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड हाउ टू एंगेज विद द क्वेश्चन पेपर एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन. तो वो पेपर का स्ट्रेस या फिर सिली मिस्टेक्स हुई, तो उसकी वजह से 2023 का प्रीलिम्स नहीं हो पाया. I was able to clear CSAT, but GS में I was not able to do the same. तो प्रीलिम्स की मैंने 2022 जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. तो शुरुआत में मेरा पेस जो था वो बहुत ज़्यादा था नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट क्या है, या फिर मेरे लिए बहुत कुछ न्यू था. तो इट वॉज टेकिंग मी टाइम टू गेट यूज टू ऑल द थिंग्स दैट वर हैपनिंग, एंड सब्जेक्ट्स मेरे लिए नहीं थे, तो थोड़ा सा टाइम भी लगा. तो इसकी वजह से स्टैटिक पोर्शन उस टाइम पे क्लियर नहीं हो पाया, तो और टेस्ट भी नहीं दिए थे. तो इसकी वजह से जो मेरा मेजर था कि 2023 का प्रीलिम्स रह गया था. तो प्रीलिम्स की अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूं, तो ऑल द स्टैटिक रिसोर्सेज दैट यू आर हियरिंग फ्रॉम द डे वन, NCERTs हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमी की कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक हो गई. फॉर साइंस एंड टेक एंड फॉर इन्वायरमेंट आई वुड से कि आप अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए. प्लीज़ रीड NCERTs, और उसके बाद इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको करंट अफेयर्स पे ओरिएंट होना पड़ेगा. जैसे साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया. धीरे धीरे प्रीलिम्स में इनका वेटेज बढ़ रहा है. UPSC इज़ आस्किंग मोर ऑफ सच क्वेश्चंस कि जो डेली हैपनिंग की चीज़ें हैं, भले ही वो आपको लगे कि करंट अफेयर्स है, पर लेकिन यू कैन सेग्रीगेट देम. और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इफ़ यू फॉलो करंट अफेयर्स रेगुलरली, तो ये क्वेश्चंस टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डीप. दे वॉन्ट यू टू हैव अ वेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये टॉपिक पता है या नहीं, आप अवेयर हैं कि ये सब चीज़ें भी हो रही हैं. एंड इफ़ इंडिया स्पेसिफिक कुछ हो रहा है, इंडिया का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, इसरो ने कोई बहुत अच्छा काम किया, DRDO ने कोई बहुत अच्छा काम किया, तो उस पर फोकस करिए. एंड प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा प्लीज़ कीप योर रिसोर्सेज शॉर्ट. अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपनी स्टैटिक बुक्स, अपने स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करिए. एंड टुवर्ड्स द एंड, लास्ट के 2-3 मंथ्स में आप अपने टेस्ट पेपर्स देने शुरू करिए. जितने आप दे सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए, बिकॉज आपने एक बार ही पढ़ लिया, बट एंड में आपको एग्जामिनेशन हॉल में MCQs ही सॉल्व करने हैं. तो जितना आप MCQs सॉल्व करेंगे, जितनी आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, जितने अच्छे से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, तो दैट विल गिव यू एन एज. एंड अदर देन दैट प्लीज़ फोकस ऑन CSAT. बहुत लोगों को मैंने देखा है, दे आर वेरी गुड इन GS, दे आर एबल टू स्कोर मोर देन 100 मार्क्स इन GS, बट CSAT में वो लोग रह जाते हैं. तो इफ़ यू फील दैट यू आर वीक इन CSAT, प्लीज़ स्टार्ट गिविंग 1 से 2 घंटा डेली फ्रॉम डे वन, और वंस यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज इट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम. बट लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखिए, UPSC लेवल बढ़ा रहा है CSAT के एग्जामिनेशन का. इट इज़ बिकमिंग अ एलिमिनेशन टेक्निक फॉर UPSC. तो प्लीज़ फोकस ऑन CSAT. टेस्ट दीजिए, अपना एनालाइज करिए, कहाँ पे मैं वीक हूँ, कहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ पे मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ. तो ये दोनों आप चीज़ें करिए, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, एंड मल्टीपल रिविजन्स.
प्लीज़ डोंट डाइवर्सिफाई योर रिसोर्सेज। एक रिसोर्स पकड़िए एंड उसको मल्टीपल टाइम्स उसे रिवाइज करिए। वो अगर आप करेंगे आपका रिकॉल बढ़ेगा और आपके आंसर्स अच्छे से उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में निकल कर आएंगे। तो फॉर हिस्ट्री आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ दी NCERTs क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th फॉर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल। अदर देन दैट मैं एंशिएंट मेडिवल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी था नहीं, तो ये मेरा एक वीक पॉइंट था हमेशा से। तो मैं क्या करता था कि टेस्ट सीरीज़ जब मैं देता था तो जब भी क्वेश्चन आते थे तो मैं उनसे पॉइंट्स ले लेता था कि ये एक नया पॉइंट है, ये मेरे को कहाँ से करना चाहिए। एंड अदर देन दैट आई हैड माई क्लास नोट्स जो मेरे कोचिंग में थे, आई हैड माई प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो, तो वो मैंने रेफ़र करे जहाँ पे भी मैं कर सकता था, तो दैट ऑल्सो हेल्प मी। मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आप काम करेंगे वो आसान है। तो रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल, एंशिएंट, इन पे प्लीज़ मतलब बेसिक्स क्लियर कर लीजिए एंड वंस यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के, और एक बार ही आप वो समझ जाएंगे तो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है और मैं अपना ये टाइम जो है वो किसी और सब्जेक्ट में अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से खेलिए। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी बेटर देन द अदर्स, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से। और मेरे कोचिंग थी, मेरी दृष्टि IAS से कोचिंग थी, तो मेरे क्लास नोट्स थे मेरे पास प्रिंटेड नोट्स थे। आप किसी भी कोचिंग का लीजिए, दे विल प्रोवाइड यू विद अ कंसाइज एंड विद अ कंसोलिडेटेड मटेरियल, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड हिस्ट्री के बाद जोग्राफी आई वुड से इट इज़ ऑल अबाउट क्लास 11th एंड क्लास 12th की 4 NCERTs। प्लीज़ रीड इट एज थरली एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ ली मोस्ट प्रोबेबली आपके 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाएंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जोग्राफी के क्वेश्चंस इस बार भी हमने 2024 में देखा, दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ़ यू हैड बेसिक्स क्लियर देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व देम। और मेरे पास हमेशा से मेरे क्लास नोट्स थे, तो दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड विद मी एन एज। एंड प्रिंटेड नोट्स हमेशा होते हैं, आप भी किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएं। फॉर पॉलिटी यू विल ऑल बी नोइंग लक्ष्मीकांत इज़ द बुक दैट यू हैव टू फॉलो फॉर पॉलिटी। Once you go through Lakshmikant cover to cover, then it is very difficult that you will find a question regarding the static part that you might not be able to solve. और पॉलिटी में प्लीज़ गेट इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ द क्वेश्चन। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक आर्टिकल बाय हार्ट याद होना चाहिए कि ये आर्टिकल का ये नंबर में ये चीज़ मैंशनड है। प्लीज़ गो आफ्टर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट। और पॉलिटी का आजकल हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब it will not seem like a current affairs question, but it will be a current affairs inspired question. So that is one of the things that you have to focus on, that if CAG is in the news, then go through the constitutional provisions of the CAG. If ethics committee is in the news, go through the provisions of the parliamentary committees that are in the news. तो वो आपको help करेगा, यहाँ पे आपको smart work करना है। साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट आई वुड से जोग्राफी NCERTs पढ़िए, और इन्वायरमेंट की NCERTs 11th 12th की हैं उन्हें पढ़िए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अदर देन दैट दी सब्जेक्ट्स आर वेरी करंट ओरिएंटेड, आपको करंट अफेयर्स में इसमें आपको एंगेज होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि प्लीज़ किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को प्लीज़ रेफ़र करिए, बिकॉज NCERTs डोंट कवर एवरीथिंग दैट UPSC इज़ आस्किंग। डिफेंस, नैनोटेक, बायोटेक और ये सब चीज़ें जो हैं इनका मटेरियल हमें रेडीमेड नहीं मिल पाता है। तो अगर आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट पे जाइए, देयर आर एम्पल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, फ्री, पेड, एनीथिंग दैट यू लाइक, बट स्टिक टू वन रिसोर्स एंड प्लीज़ फॉलो करंट अफेयर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। और एंड में मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स एज अ होल अगर आपको फॉलो करने हो तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से थी, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था मंडे टू संडे, मतलब न्यूज़पेपर लाइक वॉज माई हैबिट टिल द टाइम आई वॉज डूइंग इट। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। और प्लीज़ न्यूज़पेपर से करंट को स्टैटिक से लिंक करना शुरू करिए, कि अगर नैनोटेक में कुछ हो रहा है या बायोटेक में कुछ हो रहा है या इन्वायरमेंट में एक नया नेशनल पार्क आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई, तो उनके स्टैटिक को पढ़िए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, उसको कौन डिक्लेयर करता है, नेशनल पार्क क्या है, उनके प्रोविजंस क्या हैं, एक्ट्स क्या हैं। तो लिंक करना जब आप शुरू कर देंगे करंट अफेयर्स और अपने स्टैटिक पार्ट को, तब आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा। और एंड में जब आप अपने टेस्ट पेपर्स लगाने स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं क्वेश्चंस अच्छे से कर रहा हूँ, कौन सा मेरा अच्छा पार्ट है। तो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे स्पेशली बिफोर प्रीलिम्स, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। तो मैंने टेस्ट पेपर्स लगाने मतलब सितंबर से ही स्टार्ट कर दिए थे। तो दैट टाइम आई यूज्ड टू सॉल्व ओनली वन टेस्ट पेपर अ वीक। संडे को मैं जाता था, टेस्ट दे के आता था, और फिर उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट देना नहीं है,
उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, और कोई आपको नया पॉइंट मिले कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मेरे को नहीं पता था एंड दिस आई शुड बी नोइंग, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। अपने स्टैटिक वाले पार्ट पे जाइए, अपने रजिस्टर में जाइए, वहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा दीजिए और उसको याद रखिए कि ये मैंने यहाँ पे गलती करी थी। और अदर देन दैट आई वुड से कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरा हमेशा से गोल था कि मैं 85 टू 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, क्योंकि यूपीएससी में इस बार भी कट ऑफ मैंने कल ही देखी, इट इज़ ओनली 88 मार्क्स। तो अगर आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, इफ़ यू गेट 60 क्वेश्चंस राइट एंड इवन इफ़ यू गेट 30 क्वेश्चंस रॉन्ग, यू आर स्टिल स्कोरिंग 100 मार्क्स, तो यू आर वे अबव द कट ऑफ इवन देन। तो प्लीज़, और एक्यूरेसी आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, पेपर के लेवल के बेसिस पे एक्यूरेसी चेंज होती है, हर साल चेंज होती है। तो पेपर 2023 का डिफ़िकल्ट था, कट ऑफ भी कम थी, तो ये आपको फोकस में रखना है कि पेपर इजी है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, पर लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पेपर डिफ़िकल्ट है तो प्लीज़, ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। तो रादर देन गोइंग इनटू नेगेटिव मार्किंग, शायद उस पेपर में आप अपने थोड़े से अटेम्प्ट्स कम कर सकते हैं ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाए। तो आप इसके लिए 2023 और 2024 का पेपर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से होते हैं, तो इस साल जब मैंने 2024 में पेपर दिया, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछे, जैसे कि 2 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में आई। यूपीएससी आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कौन सी दो नई साइट्स आई। सेम रिगार्डिंग द विमेन रिजर्वेशन बिल, इट वाज इन द न्यूज़, 106 अमेंडमेंट आई। यूपीएससी आस्क्ड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ये है क्या, मतलब दे डिड नॉट गो इनटू डिटेल्स, दे डिड नॉट आस्क अबाउट एनी आर्टिकल्स, नथिंग, बट दे वर टेस्टिंग योर बेसिक नॉलेज। तो ये आपको करना है कि कौन सा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कौन सी चीज़ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली है या फिर कोई अमेंडमेंट हुआ या कुछ साइंस एंड टेक में हुआ। तो जिस चीज़ में ज़्यादा आपको लगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे फोकस करिए एंड डेफिनेटली मतलब करंट अफेयर्स देन विल बी अ ब्रीज फॉर यू। तो नोट्स में आपको कहूँगा कि अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं तो एक दो बारी पढ़ने के बाद तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर कि मैंने इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो जितना हो सके अपने खुद के नोट्स बनाइए, और कंसाइज नोट्स मैं कहूँगा कि टुवर्ड्स दी एंड आप बनाना शुरू कर दीजिए, स्पेशली आपके जो वीक पॉइंट्स हैं। हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने, अगर आपको लगता है कि ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उस एरिया के नोट्स नहीं बनाने हैं, पर लेकिन उस एरिया के नोट्स बनाने हैं जहाँ पे आपको लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में रहें, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक होता है कि एग्जामिनेशन डे से पहले एनजाइटी होती है, तो मैं क्या करता था, आई यूज टू शट एवरीथिंग 2 days बिफोर द एग्ज़ाम, भले ही वो मेरा प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। मैं 2 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ता था, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा है मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा है। मेंस और प्रीलिम्स से पहले मैं बिल्कुल शट हो जाता था, बिकॉज उस टाइम पे आपको रेस्ट भी उतना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस्ड जाएंगे आपके मार्क्स कटेंगे, आपको शायद तब ना रियलाइज़ हो, पर लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि दैट आई न्यू दिस क्वेश्चन बट मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। तो दैट विल नॉट बी अ पेनल्टी ऑफ 0.67 मार्क्स, दैट विल बी अ पेनल्टी ऑफ 2.67 मार्क्स। तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट थिंग। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। तो चलो गाइस, प्रीलिम्स हो गया, मेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे पेपर आएगा। तो ऐसे पेपर के लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने जीएस अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने एथिक्स पढ़ लिया, आपने सोसाइटी पढ़ ली, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपके होंगे आपको समझ आने लग जाएगा कि ऐसे कैसे करना है। मतलब मैंने ऐसे की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं करी थी। मैं क्या करता था कि वीकली एक ऐसे मैं लिख लेता था मैक्सिमम, जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, एंड दैट टू आई स्टॉप्ड आफ्टर दिसंबर। तो वो मैंने किया। और एक बार ही आप जब ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में आपको इशू आएगा। मैं उसके लिए आपको कहूँगा कि आप टॉपर कॉपीज़ देखिए कि उन्होंने कैसे ऐसे लिखा, उन्होंने कहाँ पे एनेक्डोट्स यूज़ करे, कहाँ पे उन्होंने कोट्स यूज़ करे, और कुछ आप नोट्स बनाइए। मतलब देयर आर रेडीमेड नोट्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल। और आज के टाइम में यूपीएससी फिलोसॉफिकल एसेस पूछने लग गई है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, पर लेकिन आप जब 3-4 ऐसे लिख लेंगे आपको एक वे ऑफ राइटिंग समझ आ जाएगा कि अगर ऐसे आया है तो मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। तो ऐसे आप लिखिए, प्रैक्टिस से ही आपका होगा। और आपको ऐसे में ये ध्यान रखना है कि फ़्लो मेरा मेंटेन रहे, क्योंकि ऐसे में फ़्लो सब कुछ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी है या एक पर्टिकुलर वे ऑफ ऐसे राइटिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ऐसे लिखने के लिए, बट प्लीज़ इंश्योर कि वो ओरिजिनलिटी उसकी वजह से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आपका ऐसे जितना ओरिजिनल होगा, जितना ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होगा, उतना अच्छा आपके लिए होगा। हाँ, ऐसे शुरू करने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल होती है, तो मैं क्या करता था कि मैं यूजुअली कोट से शुरू करता था। मैंने टॉपिक वाइज कोट्स बना लिए थे एग्जाम से पहले कि अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा देन आई विल स्टार्ट विद दिस कोट। और एक एनेक्डोट अगर आप बना के रखें पहले से, तो वो आपको हेल्प करेगा टू स्टार्ट एन ऐसे।
और स्टार्ट अगर अच्छा होगा तो आपका फ्लो अपना आप बनेगा ऐसे में। और रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, टेक एनी वन रिसोर्स, उसको पढ़िए, पर लेकिन डोंट रिलाई ऑन एनीथिंग, बिकॉज ऐसे के टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट आने लग गए हैं, फिलोसॉफिकल आने लग गए हैं, दैट विल हेल्प यू, बट इन द एंड आपकी ओरिजिनलिटी ही हेल्प करेगी इन द ऐसे। तो मेरा ऐसे पेपर में तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा। अब अगर हम पेपर 1 में आ जाएं, तो पेपर 1 में आपका हिस्ट्री है, जोग्राफी है एंड सोसाइटी है मेजरली, अलॉन्ग विद सम जोग्राफी के टॉपिक्स और क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। तो मेजरली आपका हिस्ट्री का पार्ट आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ख़त्म हो ही गया होगा। देयर इज़ नथिंग न्यू दैट यू विल हैव टू स्टडी, स्पेशली फॉर मेंस फॉर हिस्ट्री पार्ट। आपको यहाँ पे फोकस करना है आंसर राइटिंग में, और आपको अपना रिकॉल बढ़ाना है, आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं स्पेशली फॉर हिस्ट्री के आंसर्स, कि ये मेरा इंस्क्रिप्शन है या फिर कोई मॉन्यूमेंट है या कोई टेम्पल है, तो वो आप कीवर्ड्स जितना अच्छा यूज़ करेंगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सिमिलर थिंग गोज़ फॉर जोग्राफी। आपने जोग्राफी प्रीलिम्स के लिए पढ़ ली है, आपको बस आंसर लिखना आना चाहिए, आपको डायग्राम्स आने चाहिए, आपको मैप्स आने चाहिए इसके लिए, ताकि आपकी वैल्यू एडिशन हो पाए। कीवर्ड्स यूज़ करिए, अंडरलाइन करिए उन्हें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब एक सोसाइटी का सब्जेक्ट रह जाता है। सोसाइटी में मेरा तो यही था कि आई हैड माई क्लास नोट्स, आई हैड सम स्टैटिक मटेरियल फ्रॉम एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट यू वांट टू हैव, तो आप उससे पढ़िए, दैट विल प्रोवाइड यू विद एन आइडिया। पर लेकिन इस बार हमने देखा कि सोसाइटी के क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे नहीं पूछ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक है या थ्योरेटिकल है, वो ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है, जो आप अपने आंखों से खुद देख रहे हैं। तो एनालाइज करना शुरू करिए, और वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स हेल्प करेंगे इन दी एंड, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ये सब चीज़ें कवर्ड होती है। कहीं ना कहीं पे अगर आप पढ़ेंगे आपको पॉइंट्स अपने आप याद आ जाएंगे। तो सोसाइटी के लिए स्टैटिक एक बार क्लियर कर लीजिए एंड गो फॉर द न्यूज़पेपर्स और एनी अदर वैल्यू एडिशन दैट यू माइट वांट टू हैव। और क्लाइमेट चेंज इज़ अ बर्निंग टॉपिक, वो इन्वायरमेंट में और जोग्राफी में आप पढ़ लेंगे। वहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगा कि इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू राइट द आंसर एंड हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, कि डायग्राम्स मैंने बनाए हैं यानी मैप्स मैंने बनाए हैं, कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, हेडिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हाँ, रिगार्डिंग मैपिंग, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो देयर आर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मैप बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ स्कीमेटिक डायग्राम ओनली। तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कैसे करूँगा, इट डज़ नॉट मैटर। अगर आप एक अच्छा बेसिक डायग्राम बना सकते हैं जो आपका मैसेज कन्वे कर पाए, दैट इज़ सफिशिएंट एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। तो मैं मैपिंग के लिए आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा करिए, पर लेकिन दैट विल हेल्प यू अ लॉट, आपकी वैल्यू एडिशन में बहुत हेल्प होगी उसकी वजह से। तो रिगार्डिंग पेपर 2, तो इसमें आपका पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, देयर इज़ ऑल्सो द इंडियन सोसाइटी का भी थोड़ा सा पार्ट है, हेल्थ एजुकेशन, और एंड में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ कम्प्लीटली करंट ओरिएंटेड टॉपिक। अपना स्टैटिक क्लियर कर लीजिए, हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी रही है, हमने कैसे कैसे उसको किया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है, दैट विल प्रोवाइड यू विद एन आइडिया हाउ IR रियली वर्क्स। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो करंट ओरिएंटेड ही होंगे। इस साल भी सारे क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड ही थे। तो प्लीज़ न्यूज़पेपर्स पढ़िए, या फिर जो भी आपका करंट अफेयर्स का जो एक मटेरियल आपने सोचा हुआ है उसको ही फॉलो करिए, और देखते रहिए कि आंसर्स कैसे आ रहे हैं, और अपने आंसर्स इवेल्युएट कराते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए, तो IR आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें भी मैं ये कहूँगा कि IR में भी आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, कि अगर आप अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाएँ, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है आज के टाइम में, तो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, तो अगर आप वो अच्छे से कर पाएंगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। रिगार्डिंग गवर्नेंस पार्ट और रिगार्डिंग द सोसाइटी का जो सेकंड पार्ट हमारे पेपर 2 में आता है, आई बिलीव दैट इट इज़ मोर और लेस करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। जो भी हुआ है पिछले 1 ईयर में, लाइक कोई एक्ट आया या फिर कोई न्यूज़ हुई या फिर कोई इशू हो गया, तो मोस्टली ये आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक कंपाइलेशन से यू विल गेट एन आइडिया कि इसको कैसे कवर करना है। तो उसके साथ रहिए और आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और फाइनली पॉलिटी की भी अगर मैं बात करूँ, आप प्रीलिम्स के टाइम में बहुत चीज़ें पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे भी आपको यही करना है कि मैं जो पढ़ चुका हूँ उसको मेरे को कैसे आंसर्स में लिखना है, कहाँ पे मुझे आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ पे मुझे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स यूज़ करनी है ताकि मैं अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर पाऊँ, और कहाँ पे मुझे अपना पर्सपेक्टिव देना है, कहाँ पे मुझे वे फॉरवर्ड लिखना है। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पे भी बस वही है, कीवर्ड्स आपके आर्टिकल्स होंगे, आपके जो जुडिशरी के डिसीजंस है वो सब होंगे, और जो करंट अफेयर्स में जो हो रहा है, तो यही चीज़ है। मैं मेंस के लिए यही कहूँगा कि आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड, आपको सिर्फ उन्हें लिखना आना चाहिए। मेंस इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। तो पेपर 2 के लिए मेरा आपके लिए यही गाइडेंस रहेगा, और अगर आपको कोई हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। हाँ, वैल्यू एडिशन रिसोर्सेज अगर हम मेंस के लिए करें तो हर कोचिंग की कंपाइलेशन आती है बिफोर द मेन। तो एक
एक कंपाइलेशन लीजिए बट प्लीज़ रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, भले ही आप मेंस C65 हो या फिर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की हो. आई फॉलोड मेंस C65 बट लेकिन आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं. दैट विल प्रोवाइड यू विद द वैल्यू एडिशन, दैट विल प्रोवाइड यू विद द करंट हैपनिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. तो वहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशन बहुत अच्छी हो जाएगी. तो अब पेपर 3 पे आते हैं. तो मेजर सब्जेक्ट्स पेपर 3 बहुत डाइवर्स है. मैं सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्स पेपर है पूरे यूपीएससी के सिलेबस में, दैट इज़ पेपर 3. इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये मतलब एग्रीकल्चर ऑल्सो. तो ये 6 सब्जेक्ट आते हैं पेपर 3 में. तो इकोनॉमी के लिए भी वही है, हैवीली करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट. जो करंट अफेयर्स में हो रहा है वही यूपीएससी पूछ रहा है. मैं फिर वही कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव रेड इन प्रीलिम्स, आपको लिखना आना चाहिए बस कि हो क्या रहा है. और यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि क्यों हो रहा है. कि फूड इन्फ्लेशन हो रही है, अच्छा ठीक है, मैंने ये पढ़ा था कि हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन होती है प्रीलिम्स में, पर लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है. तो मेंस में आपको ये चीज़ पे फोकस करना है. सिमिलरली फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट आई वुड से हैवीली करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स. अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से करे हैं तो फिर आप इन टॉपिक्स को बहुत आराम से सेल थ्रू कर जाएंगे. एंड वेरी बेसिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड. यूपीएससी डीप में नहीं जा रहा है बिल्कुल भी इन सब्जेक्ट्स में. और अगर आप बेसिक थिंग्स अगर आप अपनी अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन दिस सब्जेक्ट. सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर बहुत लोगों के लिए नया होता है. मेरे लिए भी GS3 में एग्रीकल्चर मतलब मेरे को पूरा पढ़ना पड़ा था. तो मेरे पास मेरे क्लास नोट्स थे, मेरे पास मैंने क्लासेस ली थी, उनके नोट्स थे. तो आप भी एक रिसोर्स लीजिए एंड स्टिक टू दैट रिसोर्स. एंड अदर देन दैट इट इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स. इकोनॉमी में करंट अफेयर्स इज़ द की, क्योंकि इकोनॉमी चेंजेस वेरी रैपिडली. कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ का हर एक के पीछे एक रीज़न होता है. तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, इवन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. अब डिजास्टर में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीफिक्स्ड हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा. जैसे अर्थक्वेक क्यों है, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया. इस ईयर जैसे उन्होंने क्लाउड बस्ट के बारे में पूछा था, इन पेपर 1 उन्होंने पूछा, पर लेकिन ये पेपर 3 में भी आ सकता था. दैट वाज नॉट एनी डिफरेंस. तो ये सब चीज़ें हैं. सेंडाई फ्रेमवर्क पूछा इस साल उन्होंने, तो वो आप पढ़ सकते हैं. ये सब आपके स्टैटिक में कवर होगा. आप किसी भी एक रिसोर्स पे जाइए, स्टिक टू दैट रिसोर्स, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यही है. कुछ अगर करंट में हुआ, जैसे केरला में लैंडस्लाइड्स हुई थी जस्ट बिफोर माई मेंस, तो दैट वाज अ हाईली प्रोबेबल टॉपिक. तो उसको प्रिपेयर करिए ताकि आप एक एज हो आपके पास कि अगर सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन आ जाए, दैट यू आर एबल टू राइट अ बेटर आंसर. तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं यही कहूँगा. एंड फाइनली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ स्टैटिक एंड करंट पार्ट. स्टैटिक पार्ट आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, माओइज्म क्या है, टेररिज्म क्या है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है. साइबर सिक्योरिटी यूपीएससी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है आज के टाइम में. तो उसको आप स्टैटिक पार्ट अपना कवर करिए एंड देन स्टार्ट लिंकिंग इट विद करंट अफेयर्स. कि हमारा बॉर्डर इशू है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ है. हम अपना क्या कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन स्ट्रेंथन हो पाए, हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी हो पाए. टेररिज्म बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है. अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, कैसे ख़त्म करेंगे. तो हमारी डॉक्ट्रिन्स है, देयर इज़ एवरीथिंग. तो ये आप जब करंट और स्टैटिक की लिंकिंग जब आप अच्छे से कर लेंगे, तो यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर इन इंटरनल सिक्योरिटी. और यहाँ पे भी जहाँ पॉसिबल हो, यूज़ मैप्स, यूज़ डायग्राम्स, यूज़ स्कीमेटिक्स, दैट विल हेल्प यू इन योर वैल्यू एडिशन. तो GS3 के लिए यही है. और अदर देन दैट, जैसे GS2 के लिए मैंने बोला कि कोई भी करंट अफेयर्स की एक कंपाइलेशन लीजिए, डू योर वैल्यू एडिशन, कंप्लीट योर स्टैटिक पार्ट, एंड यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर. तो अगर अब हम GS4 की तरफ जाए, एथिक्स का पेपर, तो ये लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा अजीब पेपर है, मतलब इसमें कोई फिक्स्ड हमारे पास रिसोर्स नहीं है या कुछ भी नहीं है. फॉर मी, मेरे पास विकास विकृति सर के नोट्स थे, मैं उनकी क्लासेस में गया था. तो ही कवर्ड सब्जेक्ट्स पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब ही यूज टू डू एवरी वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, एवरी वर्ड दैट वाज मेंशन्ड इन द सिलेबस. तो फॉर मी, फॉर दिस पार्ट, आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन माई नोट्स. तो आई रिवाइज देम थरली. तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. और जब आप अपना GS पढ़ते हैं, 1, 2, 3 पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें एथिक्स में रिपीट होंगी. जैसे कि अगर चीटिंग का केस है, आपने पढ़ा कि GS2 में पढ़ा कि अनफेयर मीन्स का एक्ट आया है, तो यूज़ इट इन योर आंसर इन एथिक्स क्वेश्चन ऑल्सो. तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट. फिलोसोफर्स को यूज़ कर सकते हैं आप, अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में, बट नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट वैल्यू एडिशन के लिए कर सकते हैं. एंड सेम गोज विद द केस स्टडी. केस स्टडी में इट इज़ ऑल अबाउट द कॉमन सेंस, आई वुड से. बहुत ज़्यादा मुश्किल केस स्टडीज़ नहीं आती है. यू हैव टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड व्यू. आपको हर एक स्टेक होल्डर के जो इंटरेस्ट है वो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए इन आंसरिंग अ केस स्टडी. एंड प्लीज़ डोंट शो एनी बायसेस. एग्जामिनेशन हॉल में कोई बायसेस मत लेकर जाइए कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा आंसर लिखूंगा. यू हैव टू प्रेजेंट अ वेरी बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, ताकि आप हर एक स्टेक होल्डर के लिए जो हैं और वो कर पाएँ. और फाइनली मैं एथिक्स पेपर के लिए आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ एथिक्स की आंसर राइटिंग ज़रूर करिए,
क्योंकि ये थोड़ा पेपर अलग होता है, हम इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं और ये पेपर लेंदी होता है। इस बात को प्लीज़ नोट करिएगा, क्योंकि अगर इफ़ यू इवन मिस वन केस स्टडी इन द एग्जामिनेशन यू आर लूजिंग 20 मार्क्स वर्थ ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड इन मेंस द कट ऑफ इज़ वेरी वेरी मतलब आई वुड से वेरी माइन्यूट, कि 1 मार्क्स पे आपकी रैंक 20-30 से चेंज हो जाती है। तो वो आपको अवॉइड करना है, एट एनी कॉस्ट आपको पेपर कंप्लीट करना है। भले ही आप एंड में सिर्फ और सिर्फ स्कीमेटिक्स या डायग्राम से अपना आंसर लिखें, पर प्लीज़ अपना आंसर अटेम्प्ट ज़रूर करके आइए, बिकॉज अगर वो आप करेंगे, भले ही इफ़ यू आर गेटिंग 2 और 3 मार्क्स और इवन 5 मार्क्स, दैट विल बी वर्थ इट रादर देन लीविंग इट ब्लैंक। तो मेरे लिए मेंस के लिए यही था और विश यू आर वेरी वेरी बेस्ट। तो ओवरऑल अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो मेरा गोल होता था कि अगर एक 10 मार्कर क्वेश्चन आया है तो आई शुड बी एबल टू राइट इन विद इन 6 to 7 मिनट्स, दैट इज वॉज द आइडियल टाइम। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने सेम आंसर प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप वो आंसर 4 मिनट में भी लिख लेंगे। तो जब आप वो आंसर 4 मिनट में लिख लेंगे तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो यूज़ दैट 2 मिनट्स दैट यू सेव्ड इन दैट ट्रिकी क्वेश्चन, और ये आपको तब समझ आएगा जब आप टेस्ट लिख लेंगे बहुत सारे। तो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग टेस्ट अपने प्रीलिम्स से 3 महीने पहले। तो आप कोई मतलब 3 महीने पहले तो आपको प्रीलिम्स फोकस्ड रहना है, बट वंस यू आर प्रिपेयरिंग ओवरऑल मेंस और प्रीलिम्स की, जब आप इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हैं, रोज़ के 1 या 2 आंसर्स लिखने स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा। यू विल फील द इंप्रूवमेंट। गाइडेंस आपको मिलेगा, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, दे विल प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस दैट यू नीड। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मेरे केस में ये था कि आई स्टार्टेड राइटिंग मेंस के टेस्ट फ्रॉम दिसंबर और नवंबर ओनली, और मैंने फरवरी तक लिखे थे। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इवन इन माई केस बिकॉज पेपर थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, मैं कम्प्लीटली प्रीलिम्स फोकस था उन 3 महीनों के लिए। और जब प्रीलिम्स हो गया तो उसके बाद आई यूज्ड टू राइट 2 to 3 टेस्ट एवरी वीक। एक टेस्ट मैं जीएस का लिखता था, एक टेस्ट मैं ऑप्शनल का भी लिखता था और एक टेस्ट में अपने ऐसे का भी लिखता था। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। एंड प्लीज़ नोट कि देयर इज़ नो परफेक्ट आंसर, देयर हैज़ टू बी अ गुड आंसर। यू हैव टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। और प्लीज़ आंसर में वो लिखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हर एक पार्ट को कवर करिए। इफ़ यू मिस अ पार्ट देन दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि आपको आता भी होगा पर लेकिन यूपीएससी में स्पेस ही नहीं देते हैं वो लोग। यू हैव टू बी वेरी कंसाइज। अगर 2 पेज में आंसर लिखना है तो पहले से सोच लीजिए कि मुझे इस पार्ट के बारे में इतने पॉइंट लिखने हैं, इस पार्ट के बारे में इतने पॉइंट लिखने हैं, और एंड में मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करिए, दैट विल हेल्प यू। आपका टाइम भी बचेगा और आपके थॉट्स भी अच्छे से चैनलाइज हो जाएंगे, आप सब कुछ कवर भी कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, डेफिनेशन, कन्वेंशन और एनीथिंग दैट यू लाइक उससे स्टार्ट करिए। करंट अफेयर्स में कुछ हो रहा है उससे स्टार्ट करिए, और कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव आउटलुक दीजिए, वे फॉरवर्ड दीजिए कि हम इसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी स्कीम्स क्या है, हमारे टारगेट्स क्या हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू कंक्लूड योर आंसर। अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ ब्लू आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, जैसे इस बार एक क्वेश्चन था GS1 में ट्विस्टर करके, तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल ही एलियन सा था। तो मैं ये कहूँगा कि उस क्वेश्चन पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ GS में सबकी नॉलेज ऑलमोस्ट इक्वल होती है एग्जामिनेशन हॉल में। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन से मेरे को नहीं आता। पेपर चैलेंजिंग सबके लिए है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू ओनली। तो उस बात पे फोकस करिए। और एंड में अगर आप आए और आपके पास टाइम है, 4-5 मिनट ही है, अगर आपके पास कुछ मिलता जुलता है जैसे ट्विस्टर्स है, तो अगर आपने टाइफून्स पढ़े हैं, आपने साइक्लोन्स पढ़ा है, देन यू कैन मेक थिंक ऑफ दैट कि हाँ शायद इससे कुछ रिलेटेड हो। तो ट्राई टू राइट समथिंग। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट लिख दीजिए कि शायद इसकी वजह से हो रहा होगा। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन में खुद ही हिंट दे देती है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही क्यों हो रहा है ट्विस्टर। तो अगर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको की ज्योग्राफी पता है तो उसके बारे में लिखिए कि शायद इन कंडीशंस की वजह से वहाँ पे ट्विस्टर्स आते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड समथिंग। एंड आई वुड अगेन से 1-2 मार्क्स इज बेटर देन लीविंग द क्वेश्चन ब्लैंक। हाँ, रिगार्डिंग नोट मेकिंग अगर मैं आपको कहूँ तो नोट्स आपको शॉर्ट और कंसाइज करने हैं। मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ता था। आई यूज टू मतलब एक बार ही बुक पढ़ी, एज अ स्टोरी पढ़ी, सेकेंड टाइम उसको हाईलाइट कर लिया, और तीसरी बारी सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ा। तो मेरा तो ये स्ट्रेटेजी रहती थी। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं, और स्पेशली अगर फाइनल टाइम की रिवीजन के नोट्स बनाने हैं, तो प्लीज़ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का नोट्स मत बनाइए, दैट विल नॉट गिव यू एज मच बेनिफिट। पर लेकिन अपने वीक पॉइंट्स का नोट्स बनाइए कि जहाँ पे आपकी रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं आप उन्हें कवर कर पाएँ, ताकि वो फ्रेश हो आपके एग्जाम से पहले। और प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स में फ़र्क होता है। प्रीलिम्स के नोट्स थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, पर लेकिन मेंस के नोट्स में यू हैव टू बी कंसाइज, और आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, क्योंकि मेंस में इट इज़ ऑल अबाउट हाउ मेनी पॉइंट्स दैट यू कैन गिव, हाउ मेनी पर्सपेक्टिव्स दैट यू वांट टू गिव। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सब कुछ डिटेल में दें मेंस में। तो इन दोनों के नोट्स को
प्रीलिम्स के नोट्स आप बनाएंगे, साथ साथ मेंस के नोट्स अगर आपके पास टाइम हो तो बनाइए, वरना अपने प्रीलिम्स के नोट्स को मेंस से पहले स्टार्ट कंसाइजिंग देम, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। हाँ, तो अब न्यूज़पेपर की बात करते हैं कि इसके नोट्स बनाने चाहिए या फिर न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेरा इंडियन एक्सप्रेस था सोर्स हमेशा से। तो न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं और एक एक्सप्लेन्ड पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस में, दैट इज़ वेरी गुड। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली उस पेज से आ जाता है। तो मैं कहूँगा इफ़ यू वांट टू मेक अ नोट आप तब बनाइए जब टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं दे इवॉल्व ओवर टाइम, कि आज कुछ हुआ, जैसे वक्फ बिल आया, तो वो बिल आया, फिर वो जेपीसी के पास गया, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई, फिर वो पास हुआ, अब वो जुडिशरी में है, तो टॉपिक इवॉल्व हो रहा है। एक बार ही जब टॉपिक खत्म हो जाए तब आप उसको हॉलिस्टिकली कवर करिए, दैट विल हेल्प यू वेरी मच। कि अगर आप उसे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं और बार बार सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ योर एफर्ट। और मैं ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर के नोट्स आई वुड से इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम है तो आप बना सकते हैं। मैं बनाता था, पर मैं डिजिटल नोट्स बनाता था और मैं चैट जीपीटी का बहुत यूज़ करता था इसमें, कि मैं चैट जीपीटी में पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर देता था और वहाँ पे लिखता था समराइज़, और तो फिर वो मेरे को छोटी सी समरी बना के दे देता था। मैं उसके नोट्स अपने नोटपैड में सेव कर लेता था। तो मेरी ये अप्रोच रहती थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। तो आप भी ये कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। अगर आपको लगे कि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो गो फॉर अदर, आप कंपाइलेशंस में जा सकते हैं, दैट इज़ मोर और लेस द सेम थिंग, बट दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने न्यूज़पेपर के। तो अगर आप डिजिटल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहता था प्रिपरेशन के टाइम पे हमेशा। और कुछ ऐप्स हैं जैसे फोकस ऐप हो गई, या फिर जैसे कुछ हमारी इनबिल्ट ओएस में भी ऐप्स होती है, उन्हें यूज़ करिए ताकि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। और नोट्स बनाने के लिए मैं एवरनोट यूज़ करता था, उसका इंटरफेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब अलग अलग नोट्स बन जाते थे सब्जेक्ट वाइज और मंथ वाइज, मैं उसमें नोट्स बना लेता था। तो जो टूल आपको ईजी टू यूज़ लगे, जिस पे आपकी ग्रास्प हो, जो आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे को हेल्प कर रहा है, गो विद दैट। फोकस ऐप में आपका क्या होता है कि आपके एक तो फ़ोन में नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है, तो आपका एक तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा, और उसमें छोटे छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं। तो जैसे एक ट्री हो गया या प्लांटिंग हो गया, या फिर आपको लगता है कि हाँ यार कुछ मतलब बन रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ फोकस से बन रहा है, वो आपका टाइम पीरियड बता देता है कि आपने कितना टाइम अपने फ़ोन से दूर थे और कितनी बारी आप डिस्टर्ब हुए। तो ये आपको ये भी बताता है कि मैं कितना फ़ोन अपना यूज़ कर रहा हूँ, कितना मेरा टाइम वहाँ पे भी जा रहा है। तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, कितना टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन रहा हूँ हमेशा से। मैं सुबह जल्दी उठता था, मेरा दिन स्टार्ट होता था न्यूज़पेपर रीडिंग से ही। 1 घंटे में मेरा न्यूज़पेपर टुवर्ड्स दी एंड में स्पीड इतनी हो गई थी मेरी कि मैं 1 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म कर देता था, इंक्लूडिंग मेकिंग नोट्स और एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो मेरा रहता था। उसके बाद मेरा कोई हमेशा आर्ली गोल कभी नहीं रहा कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है या फिर ये है। मेरा हमेशा टारगेट ओरिएंटेड स्टडी रहती थी कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, आज मुझे एक प्रीलिम्स का पेपर करना है, आज मुझे इतना स्टैटिक पार्ट पॉलिटी का पढ़ना है, या आज मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था, आज मुझे इतने आंसर लिखने हैं, आज मेरे को ऑप्शनल पढ़ना है, ये सब होता था। अपना दिन एक दिन पहले प्लान कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू वेरी मच। और एक बार ये आपके टारगेट्स हो जाए, अगर आपको लगे कि आज और पढ़ सकते हैं तो अगले दिन का पढ़ लीजिए, और अगर नहीं लगता तो अच्छा है कि टेक अ ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी हेक्टिक, क्योंकि रेगुलरली आपको पढ़ना है। कंसिस्टेंसी जब तक इस एग्जाम में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सब कुछ हैंडल करना। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलिए, और जो आपको ईजी लगे, आप नाइट पर्सन है, डे पर्सन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आवर्स दैट यू आर पुटिंग इन। तो क्वांटिटी पे मत जाइए, अपने टारगेट्स पूरे करिए, अपनी प्रोग्रेस, अपनी जो आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसकी प्रोग्रेस पे एक ट्रैक रखिए कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस टाइम पे हो जाएगा या नहीं, मैं टेस्ट दे रहा हूँ या नहीं। और अपना दिन पहले से प्रिपेयर करिए। वीकली और मंथली गोल्स बना लीजिए इफ़ यू वांट टू मेक। तो मेरे तो शायद नहीं बनते थे और मैं फॉलो भी नहीं कर पाता था, मेरे डेली गोल्स ही मेरे लिए अच्छे थे। तो अगर आपको वो करना है तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा संडे थोड़ा सा लाइट रहता था हमेशा, तो संडे को मैं टेस्ट देने जाता था, और उसके बाद जब मैं टेस्ट दे देता था तो घर आके, मतलब मैं यूजुअली ज़्यादा नहीं पढ़ता था। अगर मुझे लगता था कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा मिस हो रहा है तो मैं करता था, वरना आई यूज़ टू वॉच वीडियोज़, या फिर मैं कुछ टाइम पास कर लेता था, किसी से मिलने चला गया, या वीडियोज़ देख ली, या मूवी देख ली, या तो संडे मेरा हमेशा थोड़ा सा लाइट रहता था। पर लेकिन संडे लाइट रखने के लिए मंडे टू सैटरडे मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो प्लीज़ एक बार ज़रूर फोकस करिए कि मंडे को भी रेस्ट कर लिया, फिर ट्यूसडे टू सैटरडे पढ़ लिया, फिर संडे को भी रेस्ट कर लिया, तो वो नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँगा। तो मेंस के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अपना स्टैटिक पार्ट प्लीज़ कवर करके जाइए, और करंट अफेयर्स की कोई भी कंपाइलेशन आपके पास हो प्लीज़ उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि मेंस में आपको पर्सपेक्टिव्स कवर करने हैं। और मेंस में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि क्वेश्चंस आपको, मतलब पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, दैट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि पेपर अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा, और टुवर्ड्स द एंड जब क्वेश्चन छूटते हैं वो 15 मार्कर्स छूटते हैं,
वो 10 मार्कर्स भी नहीं छूटते। तो वो बहुत बड़ी पेनल्टी हो जाती है एक, कि अगर आपको क्वेश्चन आता था और वो क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि 10 मार्क्स पे तो पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा आपका। अगर आप 7 पेपर्स आपको लिखने हैं, एक ऐसे का पेपर छोड़ दें, और अगर आपके 6 पेपर हैं, तो 50 मार्क्स का गैप इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन मेंस। तो प्लीज़ ये बात का ज़रूर फोकस रखिए कि आपकी स्पीड अच्छी है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, और आपका जो पेपर है वो नहीं मिस हो रहा है। अगर आपने ये मेंटेन कर लिया तो डेफिनेटली आप एक एज पे होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल दैट आर कम्पीटिंग विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल। हाँ, एक पेन का डाउट हमेशा रहता है लोगों के माइंड में कि पेन कौन सा यूज़ करें। तो मैंने एक ही पेन यूज़ किया हमेशा पूरी प्रिपरेशन में, मेरा पायलट का पेन होता था, स्पेशली फॉर मेंस का रिजल्ट। तो फिर मेंस में मैंने पायलट का ही पेन यूज़ किया। और मेरे एक एडवाइस रहेगी कि नया पेन एग्जामिनेशन हॉल में मत लेके जाइएगा, थोड़ा सा यूज्ड पेन अगर वो होगा तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन कि आप एक पूरा नया पेन लेके चले जाए, बिकॉज शुरुआत में आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो एक पेन रखिए और उसके साथ आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी उस पेन से लिखने का। तो एक पे रहिए और उसी को फॉलो करिए, कोई सा भी हो जो आपको अच्छा लगे। हाँ, एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है या फिर मेरे से लिखा नहीं जाता बहुत तेज, तो आई वुड से कि प्लीज़ हैंड राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर को भी आपको इजीली बताना है कि मैंने लिखा क्या है। अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो फिर वो एक नेगेटिव आपकी परसेप्शन बन जाएगी इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। तो अपनी हैंड राइटिंग पे धीरे धीरे काम करिए, और पहले हैंड राइटिंग अच्छी करिए, फिर स्पीड बढ़ाइए और फिर टाइम में लिखना स्टार्ट करिए। ऐसा पहले दिन से नहीं होगा कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो गई और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज बेटर रादर देन गोइंग फॉर समथिंग रैपिड। हाँ, तो लोग ये भी कहते हैं कि यूपीएससी साधु बना देता है, लोग कट ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि कट ऑफ होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब स्टडीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के टाइम में, क्योंकि आपको एक टाइम पे लगेगा कि हाँ यार मेरे को आई कैन सेव माय टाइम। जहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं वहाँ पे करिए। और मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है किसी और जगह पे, तो हमेशा उसे बैलेंस करने की कोशिश करिए। पर लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुक वर्म बन जाइए और 16 घंटे पढ़ाई करिए, दैट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। आपका माइंड इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता कि आप रोज़ 16 आवर्स पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में रहिए, अपने लोगों से बात करिए, अपने फैमिली से बात करिए, और ब्रेक लेते रहिए, घूमने चले जाइए थोड़े। कभी कभी घूमना भी अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब मैं कमरे में बंद हो गई एग्ज़ाम निकालूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बैलेंस्ड माइंड अगर आपका होगा, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, तो आपको वो ज़्यादा अच्छा एज देगा। तो अब हम इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू आई वुड से बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है। इसकी कोई फिक्स अगर आप देखें तो कोई प्रिपरेशन नहीं है। आपका डेफ भराया जाएगा आफ्टर मेंस एग्जामिनेशन एंड आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल। तो डेफ 2 ज़्यादा मेन होता है, वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लिखते हैं। तो उसके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपकी होम स्टेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं इंटरव्यू के टाइम में 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ता था डेली। तो एक मैं हिंदू पढ़ता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, और एक मैं इकोनॉमिक न्यूज़पेपर भी पढ़ता था। क्योंकि इस टाइम पे आपको पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने हैं, आपको अपना ओपिनियन डेवलप करना है, और आपको अपने ओपिनियन को अच्छे से बैक करना है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ और अगर मेरे पास एक क्रॉस क्वेश्चन आता है तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। तो इंटरव्यू टाइम में आपको इस बात पे फोकस रखना है। और इंटरव्यू में इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग द आंसर, देयर इज़ नो राइट आंसर इन एन इंटरव्यू। ओपिनियन सब लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। शायद से कई बार आपको लगेगा कि बोर्ड मेंबर मेरे ओपिनियन से नहीं मैच कर रहा है। इट्स ट्रू, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आपका ओपिनियन बैक्ड होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन आपका होना चाहिए। हवा की बातें नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी आप बोल रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड में एंड यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई इट। तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इंटरव्यू में। और जैसे मेरा इंटरव्यू लेट था, मतलब मैंने अप्रैल में ही इंटरव्यू दिया था, तो आई हैड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू। तो अगर आपको लगता है आप शाय हैं, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, शायद मैंने इतने लोगों से बात 2 साल में नहीं करी होगी जितनी मैंने 2 महीने में बात करी है। मैंने मॉक्स दिए, मैंने अपना डर निकाला, क्योंकि डर मेरे में था हमेशा से कि मैं शायद से अनजान लोगों के आगे बहुत आराम से खुल के बात नहीं कर सकता। तो वो आपको करना पड़ेगा, और वो आपकी प्रिपरेशन के टाइम में ही होगा। अपना पीयर ग्रुप बनाइए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहिए। और डेफिनेटली इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जिसकी कोई फिक्स प्रिपरेशन नहीं है। मैं आपको असलियत बता देता हूँ, क्योंकि कहीं भी जा सकता है इंटरव्यू। इट कैन बी कम्प्लीटली रैंडम, इट कैन बी कम्प्लीटली डेफ बेस्ड, इट कैन बी कम्प्लीटली करंट ओरिएंटेड। तो उसके बारे में आप अपना डेफ अच्छे से प्रिपेयर करिए, हर एक चीज़ के करंट अफेयर्स पे जाइए, गाइडेंस लीजिए। इंटरव्यू टाइम में आपको गाइडेंस सब देंगे, बिकॉज इंटरव्यू तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इंटरव्यू में पहुँच रहे हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द कंट्री। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, और गाइडेंस लेने में बिल्कुल मत डरिए। ब्यूरोक्रेट से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, एकेडमिशियन से मिलिए, वो आपको पर्सपेक्टिव्स देंगे कि इस चीज़ का ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इंटरव्यू वाले दिन बिल्कुल चिल रहना, ये
वीडियोस हैं या फिर कुछ मूवीज़ हैं जो दिखाती है कि यूपीएससी का बोर्ड बहुत ज़्यादा हार्श होता है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे इंटरव्यू में इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद इंटरेक्टिंग विद द पीपल। सो काम एंड कॉर्डियल पीपल, दे वांट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। वो आपको प्रेशर में नहीं डालना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंड का बेंट है या नहीं, और आप कैसे सोचते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव है, आपके क्वेश्चंस आपके जो बोल रहे हैं वो फैक्ट बेस्ड है, वो बैक्ड है, आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि यूपीएससी का बोर्ड बहुत ज़्यादा हार्श होता है या फिर वो लोगों को बहुत परेशान करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दे वांट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो कॉन्फिडेंट होके जाइए, खुश होके जाइए, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड इंटरव्यू। ये फालतू के क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि ये कलर कौन सा है या फिर सीढ़ियाँ कितनी चढ़ी आपने, नहीं आता, प्लीज़ से नो। It is absolutely fine to say no in a UPSC interview. You don't have to give answer to each and every question. मैंने खुद अपने UPSC बोर्ड जब मेरा एक्चुअल इंटरव्यू हुआ है, मैंने 2-3 क्वेश्चंस में खुद बोला सर आई डोंट नो अबाउट दिस, आई विल रीड अबाउट दिस, एंड द मेंबर विल हैप्पीली ऑब्लाइज। ही विल नॉट पुश यू फॉर समथिंग दैट यू डोंट नो। यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस बात में अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं आता, पोलाइटली डिक्लाइन, and they will move on to next question. They don't want to hammer you or something, they want to bring the best out of you. मैं ये बात बार बार आपको कह रहा हूँ। हाँ, कई बार होता है कि मॉक में आपको फीडबैक मिल जाता है कि दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी गुड, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है। मैं कहूँगा कि मॉक का फीडबैक सुनिए, बट एंड में आपको वीडियोस प्रोवाइड होती है, अपनी वीडियोस खुद देखिए, अपनी वीकनेसेस को स्पॉट करिए और नेक्स्ट इंटरव्यू में उसे इम्प्लीमेंट करिए, और आपको अपने आप लगेगा कि इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उसको भी लीजिए। मतलब दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल जो मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, दे हैव बीन इन द फील्ड। तो अगर उनका कोई ओपिनियन आ रहा है तो टेक इन टू दैट अकाउंट दैट ओपिनियन, और अपना वीडियो देखिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स भी यहाँ पे होंगे, उनके लिए मैं कहूँगा कि कई लोगों को लगता है सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना चाहिए या बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमेशा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लेके चलिए। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, आप अपने लोगों के साथ बहुत क्लोज हैं, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, यूज़ करिए, बट यूज़ इट इन अ लिमिट। आधा घंटा, 1 घंटा रोज़ अपना टाइम पीरियड सेट करिए, अपनी स्टडीज़ को इफेक्ट मत होने दीजिए। और सम अप करते हुए मैं यही कहूँगा, प्रोग्रेस जो प्रोसेस है वो रिग्रेस है, डेफिनेटली रिग्रेस है, हार्ड वर्क मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से पेपर क्रैक कर लेंगे। विश यू आप वेरी वेरी बेस्ट। सो विश यू गाइज वेरी वेरी बेस्ट। आप नेक्स्ट ईयर, अब बहुत सारे लोग होंगे जो अभी प्रीलिम्स देने वाले होंगे मई में, तो विश यू आर वेरी वेरी बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।